बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 ओवर हो चुका है। आप हेडिंग डाल लीजिए बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 2 दीदी। हाँ जी बच्चे, चैप्टर 1 ओवर। चैप्टर 1 ओवर हो गया। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। फर्स्ट वाले में सिर्फ 7 क्वेश्चंस थे ना? हाँ जी, फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस थे एक बार मैं बोल देती हूँ। फर्स्ट बोलना गया, ये लो। फर्स्ट वाले चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चंस थे जिन्हें डाउट हो रहा है। चैप्टर 1 के ये क्वेश्चंस थे। एक था क्वेश्चन नंबर 1 था, सबसे पहला क्वेश्चन था चैप्टर का, मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक है जी, मैनेजमेंट मीन्स इट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग वर्क डन बाय अदर्स। एक था फीचर्स, 7 फीचर्स आपने पढ़े होंगे, कंटिन्यूअस, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 3 था मैनेजमेंट का नेचर। इसमें आपने तीन तरीके का नेचर पढ़ा था, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। फिर आपने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। फिर आपने 5th क्वेश्चन पढ़ा लेवल्स। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। फिर आपने पढ़े फंक्शंस, पोस्ट डीसी। ये देखो, ऑब्जेक्टिव्स में था ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ओएसपी हो गया। नेचर था आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। कोड बना देती हूँ आपके लिए। लेवल्स में थे टॉप, मिडल, ऑपरेशनल। फंक्शंस थे पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और क्या बड़ा, बस। क्वेश्चन नंबर 7 कोऑर्डिनेशन, और तो कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 था कोऑर्डिनेशन, जो हमने लास्ट क्लास में एंड किया था। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 में हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली कि मैनेजमेंट मतलब दूसरों से काम करवाना। फिर हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े, 7 फीचर्स थे। नेचर में आर्ट, साइंस, प्रोफेशन पढ़ा। ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। लेवल, टॉप, मिडल, ऑपरेशनल। फंक्शंस, पोस्ट डीसी। और कोऑर्डिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो खैर स्टार मार्क है ही। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर फ्योल, हो सकता है स्कूल की क्लासेस में नाम सुने हो। और बेटा जी, हम तो अपनी स्पीड से ही चल रहे हैं क्लास वाली, तो हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, इसलिए आप क्लासेस मिस मत करिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपका ही लॉस होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बेटा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केस स्टडी में सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा यही चैप्टर आता है, भरा होता है। केस स्टडीज में यही चैप्टर भरा हुआ होगा। मैनेजमेंट के क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देने वाले, मानव लाइन पे है, ठीक है जी। आज मिताली गायब हो गई, कहाँ गई? चलिए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे आते हैं। प्रिंसिपल्स देने वाले बेटा जी 2 लोग हैं, 2 साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल दिए हैं। 2 साइंटिस्ट ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। एक का नाम है हेनरी फ्योल, हंसना नहीं है, नाम नोट करना है। एक का नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को फादर, मैं सब कुछ लिख देती हूँ, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है बेटा जी। इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी थी, पहले सुन लेना बाद में लिखना। इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये इनकी थ्योरी का नाम था। वो थ्योरी इतनी सक्सेसफुल रही कि उसके बाद इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट का टाइटल दे दिया गया दोबारा से। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देने वाला नंबर 1 पर्सन है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने एक थ्योरी दी थी बेटा जी, उस थ्योरी का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये थ्योरी इतनी फेमस हो गई कि इसके बाद उन्हें टाइटल दे दिया गया फादर ऑफ मैनेजमेंट का। आगे बढ़ते हैं।
इस थ्योरी के अंदर दीदी ऐसा क्या था? कुछ भी नहीं था बेटा जी। इस थ्योरी के अंदर कुछ ज्यादा नहीं था, 14 प्रिंसिपल्स थे। 14 प्रिंसिपल्स की थ्योरी थी, लेकिन 14 प्रिंसिपल्स इतने बढ़िया थे कि अगर किसी को मैनेजमेंट करना सीखना है ना, बहुत ध्यान से सुनो, अगर किसी को मैनेजमेंट करना सीखना है तो बस इनके 14 प्रिंसिपल देख ले, उसे मैनेजमेंट करना आ जाएगा। जिसने इनके 14 प्रिंसिपल्स का पालन कर लिया वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। इतने बढ़िया प्रिंसिपल्स हैं, 14 के 14। ठीक है जी। तो हेनरी फ्योल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने दी जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर 14 प्रिंसिपल्स आते हैं। आगे के चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 1 थोड़ा सा बोरिंग था क्योंकि थ्योरी उसमें ज्यादा थी। अच्छा जी, एक बंदा और है जिसने प्रिंसिपल दिए, इसका नाम है FW टेलर। वो वाला टेलर नहीं, ये वाला टेलर, TAWLOR। ठीक है जी, FW टेलर। FW टेलर ने जो थ्योरी दी, ये थ्योरी का नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी थ्योरी का नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है जी, इनकी थ्योरी का नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट। और क्योंकि बेटा जी इनकी थ्योरी का नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इन्हें टाइटल मिल गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इन्हीं की थ्योरी है। अब देखो, वो कौन है? फादर ऑफ मैनेजमेंट। और ये कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो फादर ऑफ मैनेजमेंट है क्योंकि उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। इनकी थ्योरी में क्या क्या था? इनकी थ्योरी में बेटा जी 4 प्रिंसिपल्स प्लस 7 टेक्निक्स। अच्छा मैं सही सही लिख दूं, 5 प्रिंसिपल्स, क्योंकि एक आपके सिलेबस से हट गया। 5 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स थी। समझ गए आप? इनके में 5 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स थी और फ्योल वाले की 14 प्रिंसिपल्स थे। तो हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। इसके 14 और इनके 5 प्रिंसिपल और 7 टेक्निक्स मिला के 12, टोटल हो गया बाबू 26। ये 26 आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें से कुछ फ्योल के हैं, कुछ टेलर के हैं, और ये लोग आपको अपने प्रिंसिपल्स और अपनी टेक्निक्स की मदद से बेटा जी, अपने प्रिंसिपल्स और अपने टेक्निक्स की मदद से आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे। दोबारा बोलूं, फ्योल और टेलर अपने प्रिंसिपल्स और अपनी टेक्निक्स की मदद से आपको मैनेजमेंट करना सिखाएंगे कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, हाउ टू डू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करें, क्या ना करें, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, किन बातों का मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें फ्योल और टेलर मिलके आपको सिखाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। फ्योल और टेलर, दो लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। Fioll is called as father of management and Taylor is called as father of scientific management. उनकी थ्योरी का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इनकी थ्योरी का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स दिए हैं। बताओ भाई, पहले किससे शुरू करें? हम तो हमेशा फ्योल से शुरू करते हैं, तो लेट्स गो विद द फ्योल। हेडिंग डाल लीजिएगा, फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स। दी कितने मार्क्स चैप्टर है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? कितने मार्क्स चैप्टर है? ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? इसकी एक केस स्टडी आएगी बच्चे 6 मार्क्स की, लेकिन इसमें होता क्या है, वो जो 6 मार्क्स की केस स्टडी आपसे पूछेंगे उसके अंदर इन 26 में से कोई 6 होंगे, तो पढ़ने तो 26 के 26 ही पढ़ेंगे। वो आपको कहेंगे कि इस पूरी केस स्टडी को पढ़ के 6 ढूंढो, तो उसके लिए आपको 26 पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप वो 6 ढूंढ पाओगे। वैसे चैप्टर 6 से 8 मार्क्स के बीच में है। 6 से, हर चैप्टर इतने मार्क्स का ही होता है ऑन एन एवरेज, 6 या 8। ठीक है जी, फ्योल के साथ शुरू करते हैं, बाकी बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आएगा। फ्योल्स कंट्रीब्यूशन, फ्योल्स कंट्रीब्यूशन के फ्योल के हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, 14 प्रिंसिपल्स बिल्कुल रट लेने हैं आपको कि 14 के 14 क्या है, और डीपीएस में तो आईगेस एग्जाम में भी आ रहा है चैप्टर। फ्योल का पहला प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल है फ्योल का, और बेटा जी हमारी
मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, क्योंकि फ्यूल फादर ऑफ मैनेजमेंट रहे। ध्यान से सुनो, फ्यूल कौन थे? फादर ऑफ मैनेजमेंट। और क्योंकि फ्यूल फादर ऑफ मैनेजमेंट थे तो उनका जो प्रिंसिपल है और उनका जो पहला प्रिंसिपल है वो हमारे मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल हुआ। तो हमारी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे बड़ा प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। ये थोड़ा थोड़ा आपने सुना है, थोड़ा थोड़ा आज सुनेंगे। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? फ्यूल का ये कहना था बेटा जी, मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, फिर इसके बाद रुक जाऊंगी, आप नोट कर लीजिएगा। फ्यूल का ये कहना था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास टास्क है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास टास्क है, उस टास्क को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास टास्क है उस टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए। उस टास्क को स्मॉल टास्क्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे लिखूंगी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है उस टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए। और जब वो बेटा जी स्मॉल टास्क में डिवाइड हो जाए तो ईच टास्क, जो भी टास्क हो, ईच टास्क मस्ट बी असाइन्ड टू ईच इंडिविजुअल। ईच टास्क मस्ट बी असाइन्ड टू ईच इंडिविजुअल। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के पूरे टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, जैसे एक एग्जांपल, जैसे उन्हें 5000 बिस्किट के पैकेट बना के देने हैं कल सुबह। दोबारा बोलो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बहुत बड़ा टास्क है कि उनको 5000 यूनिट्स ऑफ बिस्किट कल में बना के देनी है। अब बेटा जी इट इज अ वेरी बिग टास्क, इट इज अ वेरी बिग टास्क अगर देखा जाए तो। अब इतना बड़ा टास्क है, अब इसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? इसको स्मॉल टास्क में बांटो। स्मॉल टास्क मतलब बिस्किट की पैकिंग कौन करेगा, मशीन में रॉ मटेरियल कौन डालेगा, काम बट गए। एक बंदा, जैसे मैं शुरू करती हूँ, एक बंदा मशीन में रॉ मटेरियल डालेगा, एक बंदा मशीन ऑपरेट करेगा, एक बंदा जो बिस्किट्स बन के आएंगे उसको अरेंज करेगा, एक बंदा जो बिस्किट्स बन जाएंगे उसको पैकिंग वाली मशीन में डालेगा, एक बंदा जो पैकिंग वाली मशीन में जब बिस्किट पैक हो जाएगा तो उसको ब्राउन कलर वाले कार्टन बॉक्स में डालेगा, एक बंदा उस ब्राउन वाले कार्टन बॉक्स को टेप लगा के पैक करेगा। काम बांट दिया मैंने। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई बड़ा टास्क होता है तो उनको वो स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए। भाई बढ़िया है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत बड़ा टास्क हो तो उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए और हर टास्क एक इंडिविजुअल को असाइन कर देना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे बच्चे तो वो इंडिविजुअल अपने काम को बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि हर बार जब बिस्किट बनेंगे, हर बार, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हर बार जब बिस्किट बनेंगे तो वही बंदा मशीन में रॉ डालेगा, जो भी होगा वो ए होगा या बी होगा, ठीक है जी। एक बंदा ऐसा होगा जो मशीन में रॉ डाला करेगा, एक बंदा ऐसा होगा जो बिस्किट्स बनने के बाद उन्हें फर्दर अरेंज करा करेगा, एक बंदा ऐसा होगा जो बिस्किट की पैकिंग करा करेगा, एक बंदा ऐसा होगा जो ब्राउन वाले कार्टन में उसको डाला करेगा। तो वो लोग अपने काम को बार बार क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। जिसको जो काम मिला है वो अपने काम को बार बार रिपीट करेगा। और बेटा जी जब वो बार बार उसको रिपीट करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन। वो अपने काम में क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनेगी। तो उसके काम में क्या आ जाएगा? स्पेशलाइजेशन।
स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क की मदद से आप क्या अचीव कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइजेशन को, अपने टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो डायग्राम, ऑर्गेनाइजेशन को, अपने टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा। हर छोटा छोटा टास्क एक एक बंदे को देना पड़ेगा। जैसे मैंने रॉ मटेरियल मिलाने का काम ए को दे दिया, बिस्किट मशीन ऑपरेट करने का काम बी को दे दिया, जब बिस्किट बन के निकलेंगे उसको अरेंज करने का काम सी को दे दिया, उसे पैकिंग वाली मशीन में डालने का काम डी को दे दिया, पैकिंग करके रेडी करने का काम एफ को दे दिया, ई को दे दिया, जिसे भी दे दिया। द थिंग इज, जब मैं काम ऐसे दे दूंगी तो जितने भी बिस्किट के पैकेट बनेंगे बार बार वो यही काम करेंगे, हर दिन, हर सुबह, हर शाम यही काम करेंगे। और करते करते वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज। और आप एक अच्छे मैनेजर बन जाओगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। तो आप डिवीजन ऑफ वर्क की मदद से, डिवीजन, ध्यान से सुनिएगा, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क will help you to achieve specialization of work। इसकी मदद से आप स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क को अचीव कर पाओगे और आप एक अच्छे मैनेजर बन पाओगे अगर आप फ्यूल का ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करो, डिवीजन ऑफ वर्क। सब काम खुद करने की कोशिश मत करो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप काम को बांटो। जितना ज्यादा आप काम को बांटोगे, आप एक ही बंदे को सेम काम बार बार कराओ। सुनो, क्या तरीका है एक अच्छा मैनेजर बनने का, कि एक बच्चे को एक चीज बार बार पढ़ाओ। कितनी बार भूलेगा, एक बार भूलेगा, दो बार भूलेगा, तीन बार भूलेगा, चार बार भूलेगा, अरे कभी तो आएगा। तो द थिंग इज, अगर मैं एक अच्छा मैनेजर बनना चाहती हूँ तो मैं एक ही वर्कर को एक ही काम बार बार दूं जब तक वो उसमें क्या नहीं हो जाता, स्पेशलाइज। जब वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा तब मैं उसका काम चेंज कर दूंगी। ऐसा फ्यूल का कहना था और यही फ्यूल का सबसे पहला प्रिंसिपल था बेटा जी, डिवीजन ऑफ वर्क। आई होप क्लियर है। सारा काम खुद करने की कोशिश मत करो, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांटो, हर टास्क एक इंडिविजुअल को दो, उस इंडिविजुअल को कहो कि भाई तू इसे बार बार कर, कभी तो सीखेगा। और जब वो बार बार उसको करेगा, हर दिन, एवरी डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, फिर मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, तो धीरे धीरे वो अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और फिर हम उसको कोई दूसरा काम दे देंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क से आप एक वर्कर को स्पेशलाइज बना सकते हो और अच्छे मैनेजर बन सकते हो, उसको एक ही काम बार बार करवा के। यही फ्यूल का सबसे पहला प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। फटाफट से नोट करिए, बी क्विक। कोई डाउट है तो पूछिए बच्चे, नहीं है तो नोट करो जल्दी। 20 से पहले वाला नोट नहीं करना? हाँ जी बोलिए सागर, क्या कह रहे हो? 20 से पहले वाला नोट नहीं करना क्या? इससे पहले वाला भी करना है, लीजिए। पहले ये स्क्रीन देख लो, फिर वो वाली देख लो, ये लो, करिएगा। जिसे जो पूछना है नॉर्मल क्लास की तरह आप पूछ सकते हो, नॉर्मल में भी नहीं पूछते थे तो अब क्या पूछना है। चलिए करो ये पेज नोट। तेरा दो लोगों के प्रिंसिपल्स हैं, फ्यूल टेलर, फर्स्ट ऑफ जुलाई से हम फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट कर देंगे होपफुली।
आगे बढ़ जाओ। डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रिंसिपल। काम को बांटने के लिए टू बी अ गुड मैनेजर स्टार्ट डिवाइडिंग योर वर्क। ये फ्यूल का पहला कहना ये था। करिएगा नोट। ये अगला पेज खोल दिया बच्चे, लीजिए। चलिए जी, अगले पे चलते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट प्रिंसिपल सेकंड, डिसिप्लिन। इंटरेस्टिंग सा उठाओ। हाँ ये अच्छा है, डिसिप्लिन। दूसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। चलिए अब आपका बोलने की बारी स्टार्ट। डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन क्या प्रिंसिपल होता होगा? बोलिए, ट्राई करो। जो भी करेक्टेड है सब ट्राई करो, चुप नहीं रहना है। बोलिए तेजस्वनी, मानसी, एवरीबॉडी। डिसिप्लिन कोई एक्टिविटी करने का प्रॉपर वे जिससे कोई केओस या कुछ क्रिएट ना हो। ठीक है, चलो एक सिंपल सी बात करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? आपको बोला जाता है बी इन डिसिप्लिन, तो बी इन डिसिप्लिन मतलब क्या? हिंदी। शांत रहो। शांत रहो, चलो ठीक है। हाँ, एक तमीज में रहो। तमीज में रहो, और शांत रहो, तमीज में रहो, और बी इन डिसिप्लिन, और टीचर्स की बात मानो। पता है बी इन डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? जो आज तक आपने समझा नहीं ढंग से, बी इन डिसिप्लिन का मतलब होता है, डिसिप्लिन वर्ड का मतलब होता है बेटा जी टू फॉलो। अब आप बताओ, चलो। ऑर्डर्स। ऑर्डर्स, ओके। और
वर्ड्स को चेंज कर रूट दो। रूल्स एंड रेगुलेशन, एग्जैक्टली, टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये होता है डिसिप्लिन का असली मतलब। जब आपको ये बोला जाता है ना बेटा जी कि डिसिप्लिन में रहो, तो कभी भी डिसिप्लिन में रहो का मतलब ये नहीं होता कि चुप रहो। मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूँ डिसिप्लिन में रहो, मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूँ बी क्वाइट। बी क्वाइट का मतलब होता है कि चुप रहो। बी इन डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तमीज में रहो, जो आंचल ने बोला। लेकिन बेटा जी तमीज में रहो का मतलब होता है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करो, ये तमीज होती है। और हर जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। भैया आप किसी पार्टी में हो तो अलग है, स्कूल में है तो अलग है, घर पे हो तो अलग है। तो वहां के जिस भी एटमॉस्फेयर में आप हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के पालन करने को डिसिप्लिन कहते हैं। अब ये तो डिसिप्लिन की हिंदी हो गई, और फ्योल कोई इंग्लिश का टीचर तो था नहीं जो इंग्लिश हिंदी खेलेगा। ये तो डिसिप्लिन का मतलब हो गया। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना। तो फ्योल ने प्रिंसिपल क्या दिया है, मतलब फ्योल क्या कहना चाहता है कि पालन करो या पालन ना करो, या क्या है प्रिंसिपल, क्या है? अब लगाओ दिमाग, अब आपको हर प्रिंसिपल खुद ही ढूंढना है। बताइए आचल। हाँ जी तेजस्वनी, जो कोई अनम्यूट हुआ था, बताओ क्या मतलब है इस बात का कि डिसिप्लिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। ये तो इंग्लिश हो गई, बोलिए। दी जो Good काम दिया management. उस पे तुम फोकस रहो। चलो एक एक गुड करके आप मैनेजर बोलो तेजस्वनी। गुड मैनेजर, गुड मैनेजर वो होगा जो भी उसके एम्प्लॉयज या वर्कर्स हैं उनको डिसिप्लिन में रह के उनसे रूल्स फॉलो करवाए। ठीक है। मतलब एक अच्छा मैनेजर वो होगा फ्योल के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करवाए। कैसे करवाए? मैं आपको बोलूंगी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, आप करोगे? नहीं दीदी, हमने तो कहीं पढ़ा था कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। हाँ जी बोलिए सागर, आप कुछ बोल रहे थे बच्चे। कैसे कराएं? लोगों से रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कैसे कराएं? यही तो नहीं आज तक समझ में आया कि डिसिप्लिन मतलब टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और फ्यूल आपको सिखाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कैसे कराया जाता है। ध्यान से सीखना बेटा जी। टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्यूल सेड, फ्यूल ने ये कहा कि देखो हर काम को करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉइज आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, इसके लिए एक अच्छे मैनेजर को क्या करना चाहिए? व्हाट गुड मैनेजर हैज टू डू, आई गेस आई एम ऑडिबल, ठीक है जी। व्हाट गुड मैनेजर हैज टू डू, गुड मैनेजर को क्या करना चाहिए बेटा जी? दो बातें, बहुत ध्यान से सुनना। वो लोग, दो प्रकार के लोग होते हैं अच्छे मैनेजर के सामने। एक वो होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और एक हमारे महान लोग होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डोंट फॉलो। ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो एक वो लोग होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो गुड मैनेजर को क्या करना चाहिए बेटा जी? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करे, इनका क्या क्या करें? अब आप बोलो सागर, अब तो बोलो। अब तो हम बहुत पास आ गए, अब तो हम काफी आगे हैं। ऑडिबल हुआ है गेस मैं आप लोगों को? हाँ जी बोलिए तेजस्वनी। एक सेकेंड, कोई और कुछ तो बोलो, कहाँ चले गए? और बताइए आंचल। जो लोग रूल्स, दीदी उन्हें ऐसा काम देंगे जो, बोलो दीदी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, जो फॉलो नहीं करते उन्हें कुछ ऐसा काम देंगे जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत ना हो। ठीक है। ये कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, देखो फ्योल के अकॉर्डिंग, कि जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, हम उन्हें क्या देना शुरू करें? रिवॉर्ड्स, 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 अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स लोगों को बड़ा खुश करते हैं, है ना। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, आपको कुछ मिलना तो चाहिए ना। और जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें क्या देना शुरू करो? पनिशमेंट्स। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपके स्कूल में क्या होता है?
जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते उन्हें पनिशमेंट तो दी जाती है, लेकिन जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं क्या उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है? द आंसर इज नो। जो बच्चा छुट्टी मारता है हम उसको डांटते हैं कि भाई छुट्टी मार रहे हो, ये है वो है, लेकिन जो बच्चा आ रहा है अगर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो वो भी नहीं आएगा। द थिंग इज, जब आप चाहते हो कि लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें तो फ्योल का ये कहना है कि जो लोग आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं आप उन्हें रिवॉर्ड देना स्टार्ट करिए, और जो लोग आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन, एक सेकेंड, अब मैं ऑडिबल हूँ आपको, ठीक है, और जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं उन लोगों को आप पनिशमेंट्स देना स्टार्ट करिए, तो लोग अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लग जाएंगे। यही फ्योल का दूसरा प्रिंसिपल है जिसका नाम है डिसिप्लिन। क्लियर है मानव? हाँ जी दीदी। ठीक है जी, सबको आएगा? बताओ फ्योल का दूसरा प्रिंसिपल आजकल क्या है? डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? टू फॉलो तेजस्वनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। और क्या मतलब है मानसी प्रकार इसका टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस? कि फ्योल ने ये कहा कि एक अच्छे मैनेजर को क्या करना चाहिए, जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें उन्हें रिवॉर्ड्स दो, और जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करें उन्हें पनिशमेंट्स दो। ऐसा फ्योल ने कहा, और प्रिंसिपल का नाम क्या है? डिसिप्लिन। और पहली बात कि अगर आप चाहते हो कि काम अच्छे से हो तो आप काम को डिवाइड करिए। सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही था कि आप काम को डिवाइड करिए, डिवीजन ऑफ वर्क। और दूसरी तरकीब एक अच्छा मैनेजर बनने की, दैट इज डिसिप्लिन। आप कोशिश करिए कि सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें, इसलिए जो लोग पालन करते हैं उन्हें रिवॉर्ड, और जो लोग पालन नहीं करते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तभी सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। बी क्विक, जल्दी से, फिर हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा प्रिंसिपल, हेडिंग डालिएगा, सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले मैं आपको दोनों वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ, फिर आप ट्राई करना कि प्रिंसिपल क्या है। और बेटा जी ट्राई जरूर किया करो, तभी तो आपको समझ में आएगा। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों वर्ड्स के मतलब। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सिंगल कंट्रोल। Exactly. When decisions are taken by only top authority.
उसे हम बोलते हैं बेटा जी सेंट्रलाइजेशन। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? जब डिसीजन सिर्फ टॉप अथॉरिटी लेती है, मतलब सिर्फ टॉप लेवल के लोग डिसीजन लेते हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन डिसीजंस आर टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन एज होल। मतलब कि सब लोग डिसीजंस लेंगे, पावर ऑफ डिसीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आप ऐसे समझ लो, जैसे कैसे समझोगे ऐसे समझो। अगर बेटा जी मैं आपको बोलूं कि डिसीजन सिर्फ मैं लूंगी, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। आप मेरे जूनियर हो और मैंने आपको बोला है कि डिसीजन सिर्फ मैं लूंगी और आपका डिसीजन में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है दिस इज सेंट्रलाइजेशन। और अगर मैं आपको बोलूं कि चलो लेट्स डिस्कस, चलो मिल के काम करते हैं, चलो आप भी अपने सुझाव दो, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ ना, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ही पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं किसी को पढ़ रहा है, कोई आंसर आपसे मैंने नहीं पूछा, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से काम होता है बेटा जी, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप अथॉरिटी के पास होती है, मतलब सिर्फ मेरे पास पावर है, आपके पास कोई पावर नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि मैनेजर तो डिसीजन लेगा ही, बहुत ध्यान से सुनो, मैनेजर तो डिसीजन लेगा, लेकिन मैनेजर सबसे पूछेगा, सबसे सलाह मशवरा करेगा, फिर जाके डिसीजन लेगा। अब बताओ कि फ्यूल को, और वैसा रूल वाला, एक बार और बोलो, जैसे डेमोक्रेसी और रूल। हाँ हाँ, जैसे डेमोक्रेसी होता है तो दे सेम। तो अगर बेटा जी ऐसा बोलूं कि अब बताओ कि फ्यूल के अकॉर्डिंग एक गुड मैनेजर को, हम भी शुरू से यही पढ़ रहे हैं, एक गुड मैनेजर को डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, सबसे पूछ के या खुद, या डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन चॉइस आपके पास है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि डिसीजन सिर्फ मैनेजर लेगा, वो किसी से नहीं पूछेगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वो सबसे पूछेगा फिर डिसीजन लेगा। एक अच्छे मैनेजर को डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए, सोच समझ के बोलिए। अभी तक हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, दोनों आंसर्स यही है कि हम मुझे डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है बेटा जी, आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन नहीं। फ्यूल कहता है कि जो रूटीन है, फ्यूल कहता है बांट लो, जो रूटीन डिसीजंस है वो तो डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, और जो क्रिटिकल डिसीजंस है वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। अभी मैं आपको समझाऊंगी, अभी थोड़ा ये टाइम खत्म हो रहा है क्लास का, तो इसलिए मैंने लिख दिया पहले। हाँ जी बोलो, जो रूटीन डिसीजंस हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, और जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। ऐसा क्यों? मैं बात कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या है। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप अथॉरिटी के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब डिसीजन सब ले सकते हैं। अब फ्यूल ने ऐसा क्यों कहा बेटा जी कि रूटीन डिसीजन शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड क्रिटिकल डिसीजन शुड बी सेंट्रलाइज्ड, ऐसा क्यों कहा होगा? ध्यान से सोचो। क्योंकि अब एक बात बताओ, मैं एक अच्छी मैनेजर हूँ, ठीक है, आई गेस ऑडिबल है सबको, तो सब रेडी हो जाओ। मैं एक अच्छी मैनेजर हूँ और मुझे डिसीजन लेना है, ठीक है, मैं एक अच्छी मैनेजर हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ कि सारे डिसीजन आपसे पूछ के लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूंगी ना, तो मैं कभी अच्छे से मैनेजमेंट कर ही नहीं पाऊंगी। वो सुनने में अच्छा लगता है कि डिसीजन सबसे पूछ के लो, सबसे बात करके लो, वो सुनने के लिए अच्छा है, सिर्फ सुनने के लिए। प्रैक्टिकली क्या होता है कि रूटीन डिसीजंस तो बच्चे मैं आपसे पूछ के ले सकती हूँ, छोटे मोटे, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछ के टेस्ट लेने लग गई तो साल में एक भी टेस्ट नहीं होगा। तो द थिंग इज, क्रिटिकल डिसीजंस हमेशा सेंट्रलाइज्ड होते हैं, हमेशा मैनेजर खुद लेता है, सारी इंफॉर्मेशन भी अपने वर्कर्स को नहीं बतानी होती है। तो
टू बी अ गुड मैनेजर आपको रूटीन डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, यानी सब लोग मिल के लो, और क्रिटिकल डिसीजंस को सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, उसकी पावर सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसमें भी गलत रहे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपका वो सही था, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन मीन्स जब डिसीजन सिर्फ मैनेजर खुद लेता है, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जब वो डिसीजन की पावर सब में बांट देता है। तो टू बी अ गुड मैनेजर अकॉर्डिंग टू फ्यूल आपको क्रिटिकल डिसीजंस खुद लेने चाहिए और रूटीन डिसीजन सबसे पूछ के लेने चाहिए। इसमें मैं एक बहुत अच्छी लाइन बोलती हूँ कि देखो रूटीन डिसीजन सबसे पूछ के ले लो, सब खुश हो जाएंगे, है ना, सब खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा वर्कर्स को भी खुश रखना चाहिए, है ना। अब जैसे आप यहाँ आप पढ़ते हो तो आपको भी खुश रखना चाहिए। तो हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ कल क्लास कितने बजे रखें, कल छुट्टी है, तो हमने ऐसे पूछ लिया आपसे कल छुट्टी है स्कूल की, फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल की कल छुट्टी है और हम क्लास का टाइम डिसाइड कर रहे हैं, तो हमने ऐसे ही आपसे पूछ लिया बताओ कौन सा टाइम कंफर्टेबल है, तो आप भी खुश हो गए कि हाँ दीदी कुछ तो पूछती भी है। तो कुछ पूछ के कर लो। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसके लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं बेटा जी ये तो होगा ही होगा। तो द थिंग इज टू बी अ गुड मैनेजर some decisions should be centralized and some decisions should be decentralized। फुल स्टॉप लगाते हैं इस बात पे। जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो लेने की पावर सिर्फ मैनेजर के पास ही होनी चाहिए, और जो रूटीन डिसीजंस हैं वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, वो मिल के ले लो, जिससे कि जूनियर स्टाफ भी खुश हो जाए कि जी हमसे भी पूछा, बस उन्हें ये खुशी होनी चाहिए हमसे भी पूछा, ऐसी बात नहीं है। तो रूटीन अगर आप ये करोगे कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन, सारे डिसीजन मैं खुद लूंगा, तो आपके वर्कर्स कभी भी खुश नहीं होंगे। अगर आप सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो ज्यादा ही छूट हो जाएगी, फिर आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्रिटिकल डिसीजन शुड बी सेंट्रलाइज्ड एंड रूटीन डिसीजन शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। आई होप आई एम क्लियर। ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बोलिए बेटा जी कोई डाउट है तो? एनीबॉडी? सबसे पहला ये रहा डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा ये रहा डिसिप्लिन, और तीसरा ये रहा। सबसे पहला याद करो क्या था, एक रिकैप दे दो फटाफट से। सबसे पहला क्या था मानव? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या था डिवीजन ऑफ वर्क? बोलिए बोलिए, आंचल, अनुराग, आयुष, दक्ष, ध्रुव, सबको बोलना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टास्क में बांट दो। हाँ पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े टास्क को, हाँ पहले बड़ा, अब उसको किस में बांट दो ईशा? ध्रुव स्मॉल स्मॉल टास्क में, और फिर मानसी स्मॉल स्मॉल टास्क। हाँ बोलिए पार्थ, प्रखर, प्रियांशी, शैवी, तेजस्वनी, और फिर वो स्मॉल टास्क को हर एक इंडिविजुअल को असाइन कर दो। वो इंडिविजुअल उसे बार बार सागर क्या करेगा? रिपीट करेगा, और रिपीट करते करते स्पेशलाइज हो जाएगा, तो अपने वर्क में स्पेशलाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली। दूसरा बोलिए, बताओ दूसरे प्रिंसिपल का नाम आंचल। दूसरे प्रिंसिपल का नाम क्या है? डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। एक अच्छे मैनेजर को क्या करना चाहिए? जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें उन्हें क्या देना चाहिए? रिवॉर्ड। और जो ना करे उसको क्या देना चाहिए? पनिशमेंट। तीसरा बोलो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब डिसीजन लेने की पावर सिर्फ मैनेजर के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब वो सबसे पूछ के लेता है। तो टू बी अ गुड मैनेजर जो रूटीन डिसीजन है वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, और क्रिटिकल वाले क्रिटिकल सेंट्रलाइज। शाबाश। सेंट्रलाइज। जो रूटीन डिसीजन है वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, और जो क्रिटिकल डिसीजन है वो सेंट्रलाइज होने चाहिए। तो हमारे तीन प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हमारा डिसिप्लिन, और तीसरा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक लास्ट आज की क्लास का फोर्थ प्रिंसिपल, और अच्छा सा ही उठाएंगे, टेंशन मत लो। फोर्थ प्रिंसिपल थर्ड वाला लिखा नहीं उसका। अच्छा मैं खोल देती हूँ। फोर्थ प्रिंसिपल ये नहीं, वो भेज देना ना उसका फोटो। ये लास्ट में साथ में लिख लेंगे ना। ठीक है ठीक, मैं आपको भेज दूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है जी मैं भेज दूंगी। ये लो फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है ऑर्डर।
ऑर्डर। चलो लगाओ थोड़ा सा तुक्का, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा सेट तो हो कि ऐसा कोई प्रिंसिपल भी पढ़ा था। फोर्थ प्रिंसिपल है ऑर्डर। क्या होगा, आपको क्या लगता है? फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया है ऑर्डर। ऑर्डर, हाँ जी, काम का ऑर्डर होना चाहिए। काम का ऑर्डर होना चाहिए। वेरी गुड। मुझे तो ट्राई चाहिए बच्चे, मुझे कौन सा आपसे बिल्कुल सही आंसर चाहिए। काम करने का एक ऑर्डर होना चाहिए। चलो वेरी गुड। ये तो मीनिंग हो गया। प्रिंसिपल क्या है, मतलब फ्योल क्या कहना चाहता है कि काम करने का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, और अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर दो काम। अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर दो काम करने का। और आचल इसी दी कि हर काम को अपने चाहिए। यहाँ ऑर्डर का मतलब पता है क्या है? जिस वे में आप नहीं जा रहे उस वे में थोड़ा सा लेके जाते हो। यहाँ ऑर्डर का मतलब है एवरीथिंग और एवरी पर्सन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरीथिंग और एवरी पर्सन। एवरीथिंग मतलब हर सामान, एवरी पर्सन मतलब हर इंसान। एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन, एक सेकेंड इसे बड़ा कर लो थोड़ा सा। हाँ जी, एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन शुड बी अवेलेबल at should be available at right place at right time. This is order. अब आप इसको समझो, हर चीज और हर इंसान सही जगह पर सही समय पर अवेलेबल होना चाहिए। चार बातें दोबारा बोलूंगी। हर चीज और हर इंसान सही जगह पर सही समय पर अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट डिसीजंस को, चलो सो दैट बाद में, पहले एग्जांपल। ठीक है, एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन शुड बी अवेलेबल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। फॉर एग्जांपल, बेटा जी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की राइट प्लेस क्या है? जल्दी बोलना, टाइप कर रही हूं मैं, जल्दी। रॉ मटेरियल की राइट प्लेस क्या होती है? कहाँ होना चाहिए रॉ मटेरियल? जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल कहाँ होना चाहिए? कौन सा रूम होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है? दैट इज स्टोर रूम। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में होना चाहिए। द थिंग इज, सुबह वर्कर आएगा, बहुत ध्यान से सुनो, सुबह वर्कर आएगा, स्टोर रूम में जाएगा, स्टोर रूम से रॉ मटेरियल उठाएगा और अपना काम शुरू करेगा। अब आपने क्या किया? रॉ मटेरियल को उठा के बॉस के ऑफिस में रख दिया। अब वर्कर बेचारा सुबह आया, वो स्टोर रूम में ढूंढ रहा है पागलों की तरह, उसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो यानी कि आपका काम प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, आपका काम बढ़िया नहीं है। टू बी अ गुड मैनेजर, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको घर पे भी लेक्चर मिलता होगा कि हर चीज अपनी सही जगह पे होनी चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज अपनी सही जगह पे होनी चाहिए कि सामने वाले को ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। अब मान लो वर्कर आ गए आज सुबह जल्दी, उन्होंने कहा चलो स्टोर रूम से सामान लेंगे, काम शुरू करेंगे। आपने रख दिया उसको लॉकर में। अरे एक बात बताओ, रॉ मटेरियल को लॉकर में रखने का मतलब ही क्या था? तो इसलिए हर चीज अपनी जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये हो गई चीज की बात। अब बात करूंगी पर्सन की। एग्जाम्पल, कंपनी का सीईओ। आपको पता है कंपनी में सीईओ होते हैं, बॉस होता है। आपने सुना होगा कि बॉस का अपना कैबिन होता है। कभी आपने सोचा कि जो लोग बड़े लेवल पे होते हैं उन लोगों का कैबिन होता है, पर जो लोग छोटे लेवल पे होते हैं उन लोगों का कैबिन नहीं होता? ऐसे क्यों? या तो बड़े का भी ना हो और या तो छोटे का भी हो। अगर मैं किसी छोटी पोस्ट पे हूँ तो मुझे कैबिन वैबिन नहीं मिलेगा, अगर मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ तो मुझे कैबिन मिलेगा। ऐसा क्यों? सोचो, आंसर दो फटाफट, ऐसा क्यों? जो मेहनत करके पहुंचा उसको तो मिलना चाहिए ना। चलो ठीक है, और कैबिन क्यों दे रहे हैं? लेकिन गाड़ी दे दो, घर दे दो, कैबिन क्यों देना है? मतलब तो काम वही होगा ना सारा। सारा काम वही होगा। मेरा काम भी इसका तो काम ज्यादा भी होगा।
काम ज्यादा हो, उस पे काम ज्यादा है, सारा काम वहां होगा, ये तो है ही। लेकिन बेटा जी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो अब एक कंपनी का इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुका है और उसकी मदद से हमें डिसीजंस लेने हैं, उसके सिग्नेचर की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमेशा उस जगह पर अवेलेबल रहे। एक नॉर्मल पर्सन को हम कहते हैं कि भाई तेरा डेस्क है, काम कर ले, कैंटीन में करना हो वहां कर लियो, कहीं और जाके करना है वहां कर ले, काम कर ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि तू कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे कौन सा आपसे कोई सिग्नेचर लेने हैं। अब एक सिंपल सी बात है, आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं और एक प्रिंसिपल सर होते हैं, टीचर्स की बैठने की जगह स्टाफ रूम है, मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, बट वो कहीं और भी बैठ सकते हैं, कहीं और भी तो बैठते हैं, वो कभी किसी क्लास में बैठ जाते हैं, कभी किसी और स्टाफ रूम में बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी पीछे ग्राउंड पे बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल सर कभी ग्राउंड पे बैठे हैं, कभी स्टाफ रूम में, आज मूड नहीं है तो घर ही बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होता। द थिंग ये खड़े इज, रहते हैं। खड़े रहते हैं, ठीक है, अब तो रिटायर हो गए, करो अब तो थोड़ी सी इज्जत दो। द थिंग इज कि जी जी जी। बेटा जी क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, जो कंपनी में बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, उनको कैबिन दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रिंसिपल सर की जरूरत पूरे स्कूल के रनिंग टाइम पे है। जब 8 घंटे स्कूल चल रहा है तो हमें 8 घंटे सर से कभी भी काम पड़ सकता है, जो बाहर वाले आएंगे उन्हें भी पड़ सकता है, तो इसलिए हमने स्कूल की एंट्रेंस में ही प्रिंसिपल ऑफिस बना दिया जाता है कि जी जिसको भी आना है पहले यहाँ मिल ले, क्योंकि एवरी पर्सन शुड बी अवेलेबल एट राइट प्लेस राइट टाइम, क्योंकि उसके बिना डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर एक टीचर नहीं मिला तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, थोड़ी देर बाद मिल लेंगे उससे, लेकिन अगर प्रिंसिपल सर नहीं मिले तो डिसीजंस लेने में डिले हो सकता है, इसलिए क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा है। जो कंपनी का सीईओ होता है उसकी बैठने की जगह होती है उसका कैबिन, और हम ये चाहते हैं कि हमेशा बॉस अपने कैबिन में मिले, हमेशा रॉ मटेरियल अपने स्टोर रूम में मिले, मशीन अपनी जगह पर मिले, लेबर अपनी जगह पर मिले, जो टूल्स होते हैं, जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया एक्सेट्रा, वो अपनी जगह पे मिले, मेडिसिन फर्स्ट एड पे मिले, हर चीज अपनी जगह पर मिले। Everything and every person should be available at right place at right time so that work can be done smoothly, हम आसानी से काम कर सकें, and there should be no delays, और काम को करने में किसी भी प्रकार का कोई भी डिले ना हो। अब मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, आपका स्कूल छूटता है 1:30 बजे, एक एग्जांपल है, और 1:15 बजे एक इमरजेंसी नोटिस आता है डीएम का कि जी कल की छुट्टी करनी है। अब कल की छुट्टी करनी है, इस नोटिस पे हमें प्रिंसिपल सर के साइन चाहिए। अब अगर प्रिंसिपल सर अपने कैबिन में ही नहीं है तो पूरे स्कूल में उन्हें 10 मिनट में कहाँ ढूंढूं। तो द थिंग इज, अगर सही पर्सन अपनी जगह पर सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो काम में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए हम जो बड़े लोग होते हैं उनको कैबिन देते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनके सेपरेट रूम्स बनाते हैं। तो टू बी अ गुड मैनेजर, एंड करते हैं क्लास को, टू बी अ गुड मैनेजर, अगर आप फ्यूल के अकॉर्डिंग अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो बेटा जी हर इंपॉर्टेंट पर्सन और हर इंपॉर्टेंट चीज अपनी जगह पर सही टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि काम अच्छे से हो जाए और कोई भी डिले ना हो। प्रिंसिपल का नाम क्या है? ऑर्डर। अब आप बताओ, कोई डाउट है? बी क्विक। क्लियर है मानव, सागर, प्रियांशी, आप आंसर्स दे रहे थे, आंचल, शेवी, डन? हाँ जी। पूछिएगा फटाफट से। एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन, मैं तो ये 4 वर्ड मुझे रट चुके हैं, आप भी रट लो। एवरीथिंग, एवरी पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम। एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन शुड बी अवेलेबल एट राइट प्लेस, राइट टाइम, जिससे कि वर्क स्मूथली हो और किसी भी टाइप का कोई भी डिले ना हो। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी, पर आप नोट कर लो, अभी तो मैं स्क्रीन पे खोल रही हूँ एक एक करके। दिस इज ऑर्डर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चे।
नहीं तो मैंने इसकी सारी पिक्स आपको भेज दी ग्रुप में, आप यहाँ से नोट करना चाहते हो यहाँ से कर लो, कर लीजिएगा, बस आलस नहीं करना है। ओके दीदी, ओके ये बच्चे। लेफ्ट कर दें फिर। हाँ जी बच्चे, जिसका हो गया वो लेफ्ट कर सकते हैं, जिसको कुछ पूछना है तो थैंक यू आप दीदी। पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चे। दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चे।